प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आपका जो टॉपिक चल रहा है तुगलक वंश। तुगलक वंश जिसका शासनकाल माना जाता है 1320 से 1488 ईस्वी। इसके जो शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, जो कि इस वंश का संस्थापक था, गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध था। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासनकाल बताया था मैंने 1320 से 1325 और इसका शासनकाल 1325 से 1451 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया था कि आपके सिलेबस में नहीं है ये, अतः इसे पढ़ना नहीं है। तो अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें इसने जो नए प्रयोग किए थे उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब टॉपिक प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ मैं। देखिए, तुगलक वंश का शासनकाल लिखा था मैंने 1320 से 1488 ईस्वी, जबकि वास्तविकता यह है कि तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। 1414 ईस्वी में इस वंश का खात्मा होता, लेकिन 1488 ईस्वी इसीलिए लिखा है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात जो फिरोज शाह तुगलक शासक बना, उसका खात्मा 1488 ईस्वी में हुआ। उसी के साथ इस वंश का पतन प्रारंभ हो गया। यानी इस वंश का एकमात्र यानी अंतिम योग्य शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। उसके पश्चात हर साल 2 साल में शासक बदलते रहे, यानी कोई औचित्य नहीं था। इसीलिए 1488 ईस्वी तक ही मुख्य टॉपिक मैंने रखा है। जिस प्रकार मुगल काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुगल काल मैंने बताया था आपको 1526 से 1707 ईस्वी तक ही माना जाता है, क्योंकि ये बाबर और ये औरंगजेब संस्थापक हो गया, ये अंतिम योग्य शासक। इसके पश्चात आपको पता है कि 1857 तक मुगल शासक थे, लेकिन नाम मात्र के। अतः इतिहासकार क्या कहते हैं, 1707 ईस्वी तक ही मुगल काल की सत्ता मानते हैं वास्तविक रूप से। इसी प्रकार 1488 ईस्वी तक ही तुगलक वंश माना जाता है वास्तविक रूप से। इसके पश्चात योग्य शासक नहीं थे, 1-2 साल में परिवर्तित होते रहे, यानी नाम मात्र के शासक थे। तो अब अपना जो टॉपिक चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में कल आपको बताया भी था मैंने, जो इससे पहले क्लास लगी थी, किसने नए नए प्रयोग किए, दोआब में करवर्दी, राजधानी परिवर्तन, खुरासन अभियान, कराची अभियान आदि की जानकारी मैंने दी थी। अब आइए उससे आगे चलते हैं। उससे आगे जो नया पॉइंट है आपके नंबर 1 लगा रहा हूँ, उसके हिसाब से आप अगली क्रम संख्या लगा सकते हैं जो पॉइंट मैंने लिखा है। इसके पश्चात देखिए, राजपूताना पर आक्रमण, इस समय हमीर था जो कि सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, साम्राज्य विस्तार के तहत चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ में इस समय हमीर था जो सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है, महाराणा प्रताप का पूर्वज माना जाता है। कहा जाता है कि हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया, और परास्त भी बुरी तरह से किया कि उसके पश्चात कई वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के किसी शासक ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की कोशिश ही नहीं की, या कह सकते हैं साहस ही नहीं किया। और इसी वजह से कहा जाता है कि मेवाड़ का गौरव इसी दौरान स्थापित हुआ। तो इस अभियान पर मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा। फिर मंगोलों के आक्रमण, कहा जाता है मंगोल शासक था तमासरीन, ये है मदद के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि साम्राज्य की सीमा तक पहुंच गया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे धन देकर साम्राज्य से विदा कर दिया।
यानी यहाँ पर भी यह असफल माना जाता। हालांकि इसने किस नीति का पालन किया, जैसा इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है धार्मिक नीति। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों में भी उत्साह से भाग लेता था। इसके अलावा अपने दरबार में इसने हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया था, यानी कि महत्वपूर्ण पद दिए थे। तो इन्हीं बातों से क्या तात्पर्य निकल रहा है कि धार्मिक नीति यानी सहिष्णु था, यानी हिंदुओं को भी पर्याप्त सम्मान देता था। मुसलमानों को तो देता ही था, हिंदुओं को भी देता था, यानी हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं करता था। चौथा, अमीरों का विद्रोह। कहा जाता है कि इसके शासनकाल के दौरान लगभग 34 विद्रोह हुए। 34 विद्रोह। एकमात्र ऐसा शासक था अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात जिसके शासनकाल के दौरान इतने विद्रोह हुए। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन विद्रोह का दमन कर दिया था, लेकिन समस्या यह थी कि एक विद्रोह का दमन करता तो उसी समय दूसरे क्षेत्र में दूसरा विद्रोह प्रारंभ हो जाता। इसके पश्चात कृषि विभाग की स्थापना, यानी मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने कृषि विभाग की स्थापना की थी। दीवाने जिसका नाम था अमीर कोही, और बाकायदा पूरा रिकॉर्ड यानी रजिस्टर तैयार किया गया था, करवाया गया था कृषि विभाग से संबंधित मामलों का, और किसानों की समुचित समस्याओं पर पर्याप्त इसने ध्यान दिया था। इसके पश्चात कहा जाता है विदेशी का दरबार में आना। कहा जाता है कि अफ्रीका के मोरक्को शहर का एक यात्री था जिसका नाम था इब्ने बतूता, जो कहाँ का था, मोरक्को का, जिसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। रेहला इसी का दूसरा नाम है सफरनामा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को चीन दरबार में भेजा था बतौर अपना दूत बनाकर। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक है मृत्यु। मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि 1451 ईस्वी में मृत्यु होती है। कहां पर? सिंध के पास ठट्टा नामक स्थान पर। और मृत्यु भी किस प्रकार? मैंने आपको बताया था अमीरों का जो विद्रोह हुआ था और 34 विद्रोह इसके शासनकाल के दौरान हुए थे, और मोहम्मद बिन तुगलक खुद परेशान था इन विद्रोह का दमन करते करते। तो कहा जाता है कि अपने अंतिम समय के दौरान यह एक विद्रोही का दमन करने के लिए सिंध चला गया था उसके पीछे पीछे, और वहीं सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। रिपीट कर रहा हूँ, राजपूताना पर आक्रमण, अब असफल, मंगोलों के आक्रमण का भय था, धन देकर विदा कर दिया, धार्मिक नीति यानी हिंदुओं को भी पर्याप्त सम्मान देता था, उनके त्योहारों में भाग लेता था, कृषि विभाग की स्थापना करने वाला पहला शासक जिसका नाम दीवाने अमीर कोई। इसके अलावा विदेशी यात्री का दरबार में आना। कौन आया था? इब्ने बतूता। कहाँ का था? मोरक्को का। जिसने कौन सी पुस्तक लिखी? सफरनामा, जिसका दूसरा नाम है रेहला। इसके अलावा मृत्यु 1451 में कहाँ पर? विद्रोह का दमन करते के दौरान सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, मृत्यु हो गई तो अब देखिए इसके बारे में जो इतिहासकार है बहुत कुछ लिखते हैं। जैसे
बदायूं नहीं। ये क्या लिखता है? ये लिखता है इसकी मृत्यु के पश्चात कि एक प्रजा को अपने राजा से और एक राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई। क्या लिखता है? प्रजा को राजा से व राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। इसके अलावा एल्फिंस्टन, ये विदेशी इतिहासकार है, ये क्या कहता है कि वह यानी कौन? मोहम्मद बिन तुगलक पागल था। बर्नी कहता है कि उसे रक्त बहाने में बड़ा मजा आता था। कहा जाता है कि कई मुसलमानों का इसने रक्त बहाया था। इसके अलावा अब इसका जो लेसन का सार है, जैसा इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने कुछ नए प्रयोग किए। क्यों? क्योंकि ज्ञानी था, नॉलेज थी उसे, लेकिन सारे ही प्रयोग असफल रहे। तो कहा जाता है कि इतिहासकार जो निचोड़ निकालते हैं कि यार इतना बड़ा विद्वान है फिर भी असफल रह गया, नए प्रयोग भी किए। तो इतिहासकार जो सारांश निकालते हुए योजनाओं की असफलता के कारण क्या थे, सीधा सा एक शब्दों में, एक लाइन में इसका आंसर ये है, खुद की योग्यता पर ज्यादा यकीन करना। यानी जो योजना बनाई वो असफल जो हुई थी, उसके पीछे क्या रीजन था? सबसे बड़ा कारण ये था कि इसे खुद पर ज्यादा कॉन्फिडेंस था, कहाँ मैं विद्वान हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सब सही है। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का चैप्टर आपके क्लोज होता है। अब इसके पश्चात देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर, और कहा जाता है कि वही इसके साथ कुछ तुर्क अमीर भी थे और वहीं एक और अन्य व्यक्ति जो इस वंश का शासक बनता है जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो कहा जाता है कि सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर ही जो उलेमा यानी जो मुस्लिम धर्म के प्रमुख माने जाते हैं, जिनका धार्मिक महत्व ज़्यादा होता है, उन्होंने क्या किया, वही सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर ही फिरोज तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, को सुल्तान बना देते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनने की इच्छा नहीं रखता है, वो मना कर देता है, लेकिन बाद में उलेमाओं के दबाव के कारण वो सुल्तान बन जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक वहीं पर सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर किया जाता है। उसके पश्चात फिर यह दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है और दिल्ली में प्रस्थान करके अपने विरोधियों का दमन करता है। किसके सहयोग से? उलेमाओं के सहयोग से। और फिर दोबारा अपना राज्याभिषेक दिल्ली में विधिवत रूप से करवाता है। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक कौन था, शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसकी माँ के बारे में बताया जाता है कि एक राजपूत महिला थी। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान तो बन गया। बनने के पश्चात इसे यह एहसास था कि मैं किसके सहयोग से शासक बना हूं? मैं उलेमाओं के सहयोग से, मुस्लिम धर्म गुरुओं के सहयोग से।
तो इसने हमेशा यह कार्य किया कि उनको हमेशा ही प्रसन्न रखा, और उनको प्रसन्न रखने के लिए इसने भारतीय मुसलमानों का वध भी करवा दिया और हिंदुओं पर बहुत सारा अत्याचार किया, हिंदुओं के कई मंदिरों को ध्वस्त किया, ब्राह्मणों को मौत के घाट भी उतार दिया। तो सबसे पहले तो इसने क्या किया, खलीफा का नायब उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि उलेमा वर्ग को यह प्रसन्न करना चाहता था। अब देखिए इसके शासनकाल की जो घटनाएं थी, इसके शासनकाल की घटनाओं में पहला टॉपिक अपन लिख सकते हैं करों से मुक्ति। यह टॉपिक प्रारंभ करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक आपके सिलेबस में नहीं है, उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक आपके सिलेबस में है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के सिर्फ और सिर्फ जन कल्याणकारी कार्य ही आपके सिलेबस में है और उन्हीं का ही वर्णन मैं यहां पर करूंगा। तो युद्ध जो किए इसने उसके बारे में अध्ययन नहीं करना है, किताबों में लिखा हुआ उसके बारे में भी, क्योंकि इतिहास आया हुआ है तो पूरा कंप्लीट बताएंगे वो, लेकिन हमें आपकी क्लास के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो उन चीज़ों को अपन छोड़ देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस जो है उसी पे फोकस रखते हैं। तो फिरोज के जन कल्याणकारी कार्य और 100% है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए जन कल्याणकारी कार्य में पहला करों से मुक्ति। कहा जाता है कि इससे पहले 24 प्रकार के कर थे जनता पर। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले तो सभी 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया और सिर्फ 4 प्रकार के नए कर लगाए। कौन कौन से? जजिया, जकात, खराज और खम्स, ये 4 प्रकार के नए कर लगाए। अब ये कर कौन कौन से थे? जजिया ब्राह्मणों से लिया जाता था, जकात मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन यह मुस्लिमों पर ही खर्च किया जाता था वापस। कौन सा कर? मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर जकात कहलाता है और यह कर मुस्लिमों के हितों पर ही खर्च किया जाता था। खराज ये होता था भूमि कर, और खम्स होता था लूट का माल, जिसमें 1/5 सेना का होता था, बाकी राज्य का होता था। इस प्रकार ये 4 प्रकार के कर ही इसने लगाए। तो रिपीट कर रहा हूं, जजिया किससे वसूला जाता था? ब्राह्मणों से कठोर रूप से वसूला जाता था। पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, दिल्ली सल्तनत का। क्यों? क्योंकि अमीर वर्ग व उलेमा वर्ग को प्रसन्न रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि उन्हीं के सहयोग से ये शासक बना था। जकात मुस्लिमों से लिया जाता था लेकिन मुस्लिमों पर ही खर्च किया जाता था। खराज हो गया भूमि कर, खम्स हो गया लूट का माल। इस प्रकार इसने अन्य सभी प्रकार के कर समाप्त करके 4 प्रकार के नए कर लगाए। इसके पश्चात कहा जाता है कि एक नया कर इसने लागू किया जिसे कहा जाता है हक ए सर्व। जो कौन सा कर था? सिंचाई कर। लेकिन ये लगाया गया अपने हिसाब से नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो अमीर वर्ग था, उलेमा वर्ग था, उनके कहने पर इसने ये नया कर लगाया था। तो इस प्रकार पहली जन कल्याणकारी कार्य योजना क्या थी? करों से मुक्ति। घटनाओं की जगह अपन सीधी जन कल्याणकारी कार्य भी लिख सकते हैं। जन कल्याणकारी कार्य से तात्पर्य है कि जनता के हित जिसमें जुड़े हो या जिनसे जनता का फायदा हो। तो नेक्स्ट,
सार्वजनिक निर्माण। अब इसने क्या किया, सेकंड कार्य किया कि कई जगह अपने साम्राज्य में सराय, धर्मशालाएं, अस्पताल, सार्वजनिक स्नानागार, सड़कें, पीने की व्यवस्था, यानी सारे जन कल्याणकारी कार्य इसने अपने शासनकाल के दौरान पर्याप्त रूप से किए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। इसके अलावा इसने जो 5 प्रमुख कहीं नगरों का निर्माण भी कराया, जिसकी संख्या 5 थी, जैसे हिसार, फिरोजा, फिरोजपुर, फतेहाबाद और जौनपुर। ये 5 प्रमुख नगरों का निर्माण इसने अपने शासनकाल के दौरान करवाया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंचाई को प्रोत्साहन। अब देखिए इसने क्या किया, इसने अपने शासनकाल के दौरान 1200 फलदार वृक्ष लगाए, जिनसे राज्य की आय में वृद्धि हुई। इसके अलावा इसने कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उत्पन्न करवाई। इसके अलावा जो प्रमुख नदियां थी, जैसे सतलज है, घग्गर है, इसके अलावा यमुना नदी है, आदि नदियों से इसने नहरों का निर्माण करवाया, जो कि इसके साम्राज्य तक पहुंचती थी। इससे कहा जाता है कि पानी की कोई कमी नहीं रही। तो कौन कौन सी, यमुना, घग्गर आदि नदियों से नहरों का निर्माण करवाया। तो देखिए वापस रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। पहला, खलीफा का नायब उपाधि धारण की, क्यों, उलेमा वर्ग को प्रसन्न रखना चाहता था। फिर जो जन कल्याणकारी कार्य है, इसमें पहला है करों से मुक्ति, सभी पर कर समाप्त कर दिए। 4 नए कर लगाए, जजिया ब्राह्मणों से जकात, मुस्लिमों से खराज, भूमि कर, खम्स लूट का माल। इसके पश्चात 5वां नया कर लगाया, हक सर्ब, जो कौन सा, सिंचाई कर, जो भी उलेमाओं के कहने पर। फिर सार्वजनिक निर्माण, 5 प्रमुख नगरों का निर्माण करवाया। फिर सिंचाई को प्रोत्साहन, 1200 वृक्ष लगाए फलदार। इसके अलावा यमुना, घग्गर, सतलज आदि नदियों से नहरों का निर्माण करवाया। तो देखिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली जो क्लास लगेगी उसमें इस वंश का खात्मा कर देंगे। थैंक यू।